फ्रेंड्स, इट्स मी सुधा, योर साइकोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की थी साइको एनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्रायड की। और आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन की। हम थ्योरी पढ़ेंगे, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक, जिस तरह सिगमंड फ्रायड ने विकासात्मक विकास के सिद्धांत में कामुकता को प्रमुखता देते हुए उसका आधार बताया था। कुछ बातें लगभग एरिक एरिक्सन की डायमंड सिगमंड फ्रायड से मिलती हैं। बहुत हद तक उन कुछ कई-कई बातों का ये उन सिगमंड फ्रायड का समर्थन भी करते आए हैं, पर अगर व्यक्तित्व के विकास की बात की जाए तो ये कामुकता को प्रमुखता नहीं देते हैं। एरिक्सन का कहना था कि मनुष्य के विकास में कामुकता का विशेष हाथ नहीं होता है, कुछ हाथ होता है। इनको एक तरह से कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रायडवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिक एरिक्सन को नव्य सिगमंड फ्रायडवादी कहा जाता है। ठीक है, कुछ बातों में उनका समर्थन करते थे। कहा जाता है। ये ये बच्चों के विकास को कामुकता प्रमुख आधार नहीं मानते हैं। बच्चों के विकास को कामुकता आधार नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि एरिक्सन का मानना था कि व्यक्ति को समाज से जो अनुभूतियाँ मिलती हैं, जो वो अपने समाज से आस-पास से जो चीज़ें अनुभव करता है, उसका विकास उस पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? उसकी सामाजिक अनुभूतियों पर। विकास सामाजिक अनुभूतियों पर निर्भर करता है। ठीक है? इन तीनों बातों से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि नवे फ्रायडवादी कहे जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ बातें सिगमंड फ्रायड से मिलती हैं, पर उसमें थोड़ी-सी मॉडर्निटी लेके आए हुए हैं अपने विचारों में। और इसके अलावा इन्होंने सेक्सुअल डेवलपमेंट को मेन नहीं माना है। जैसे सिगमंड फ्रायड में उनकी थ्योरी सेक्सुअल डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान देती हुई थी। और तीसरी चीज़ उनसे अलग क्या है कि इन्होंने सामाजिक अनुभूतियों को मेन प्रमुखता दी है। इसलिए उनका मानना था कि अगर अच्छे अनुभव बच्चा समाज से लेता है तो उसके उसके जो काम करने के तौर तरीके होंगे वो अच्छे होंगे। अगर समाज से उसको किसी क्षेत्र में बुरे अनुभव मिलते हैं तो वो उसके कार्य करने का तौर तरीका उसी हिसाब से डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी थ्योरी थोड़ी अलग थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें उनकी थ्योरी में अलग थी, वो मैं आपको बताती हूँ।
इनका मानना था कि अच्छे अनुभव से अच्छे व बुरे अनुभवों से बुरे व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है? अगर इनका कहना था कि अगर बच्चा अच्छे कंडीशन में रहेगा, अच्छे आस-पास के वातावरण में रहेगा, उसको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, तो उसका व्यक्तित्व अभी अच्छा ही होगा और इसके अलावा उसे हर चीज़ में बुरे आस-पास के तौर-तरीके और बुरा अनुभव प्राप्त होगा, तो उसके तौर-तरीके भी बुरे ही हो जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा इनका कहना था कि प्रत्येक समस्या का हल निकाला जा सकता है। क्या कहना था कि प्रत्येक समस्या का एक हल ज़रूर होता है। प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है। कोई ना कोई हल अवश्य होता है। और इस हल से तात्पर्य उनका यह था कि अगर समस्या का हल ज़रूर होता है और हल अगर होता है तो क्यों ना उस समस्या को पहले ही हल कर लिया जाए और बुरी परिस्थितियों से यानी निषेधात्मक परिस्थितियाँ जो होती हैं उनसे बचा जा सकता है इस तरह के हल को निकाल कर। इट मीन्स हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। जैसे हर समस्या का हल होता है तो हमको हर समस्या का हल हर हाल में निकालना चाहिए। हर हाल में अगर हल निकलेगा तो कोई समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। निषेधात्मक परिस्थितियों से मीन्स बुरी परिस्थितियों से हम बचे रह सकते हैं। और इन्होंने क्या किया था जो सिगमंड फ्रायड में इड ईगो सुपर ईगो की बात कही गई थी तो सबसे ज्यादा प्रमुखता इड को दी गई थी फिर ईगो को कंपैरेटिवली इन्होंने इड के मुकाबले ईगो को ज्यादा महत्व दिया था, ठीक है? इनके हिसाब से इड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था उसके मुकाबले ईगो ज्यादा महत्वपूर्ण था। ईगो के कंट्रोल में रहकर व्यक्ति अच्छे व्यवहार कर सकता है और अपनी परिस्थितियों को अच्छे से संवारने में सुदृढ़ हो सकता है या अच्छे से अपनी परिस्थितियां संवार सकता है, ठीक है? इस मामले में ये सिगमंड फ्रायड से बिल्कुल अलग थे। कुछ चीजें और बची हैं वो भी आप जान लीजिए। इसके अलावा एरिक एरिक्सन ने बुक लिखी थी एक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कब लिखी थी इन्होंने 1963 में लिखी थी। अपनी बुक थी किसकी? एरिक्सन की। इस बुक में इन्होंने बच्चों के मतलब उनके चाइल्डहुड और उस आसपास के परिवेश के विषय में बहुत सी बातें बताई थी कि किस हिसाब से बच्चा पैदा होता है और किस हिसाब से उस परिस्थितियों में वो ढलता जाता है और किस हिसाब से अपनी परिस्थितियों को वो संयमित करते अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने विकास की जो उनके विकास का सिद्धांत था उसकी विकास के सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई थी। 8 अवस्थाएं बताई थी।
8 अवस्थाएँ बताई ज़रूर थी, लेकिन उनमें से 5 ही अवस्थाएँ ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, बाकी जो एडल्टहुड के बाद की अवस्थाएँ हैं, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएँगी। जनरली आपके में एडोलसेंस तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? किशोरावस्था तक ही क्वेश्चन आप में बनते हैं। उसके ऊपर के क्वेश्चन आप में नहीं पूछे जाते हैं। अवस्थाएँ तो इनकी 0 से स्टार्ट होती हैं और 50 प्लस तक ही ये अवस्थाएँ जाती हैं, लेकिन आप में जो एडोलसेंस तक की अवस्थाएँ हैं, उनके बारे में ही क्वेश्चन आएँगे, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोकस आप उन्हीं पे करिएगा।